नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर कफील खान को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनएसए के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। डॉक्टर कफील को हाई कोर्ट ने कफील के ऊपर से एनएसए को हटाने को कहा है। डॉक्टर कफील खान को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डॉक्टर कफील खान को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है। एक बड़ी राहत उनके लिए। एनएसए केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील को मिली राहत और हाई कोर्ट ने कफील के ऊपर से एनएसए को हटाने को कहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। और एनएसए केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। साथ ही साथ कोर्ट ने एनएसए हटाने के लिए कहा है। डॉक्टर कफील खान के लिए एक बड़ी राहत सामने आई। और हाई कोर्ट ने कफील के ऊपर से एनएसए हटाने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की जल्द रिहाई का आदेश दिया है। भड़काऊ भाषण के लिए डॉक्टर कफील को गिरफ्तार किया गया था। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। इसके साथ ही डॉक्टर कफील को एक बड़ी राहत मिली है और इसके साथ साथ एनएसए उनके ऊपर से हटाने की बात हाई कोर्ट ने कही है। तो एक बड़ी राहत डॉक्टर कफील के लिए। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर डॉक्टर कफील ने भड़काऊ भाषण दिया था और इसी मामले में उन पर एनएसए लगाया गया था। सुशील कुमार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, एक बड़ी राहत मिली है डॉक्टर कफील खान को। चलिए, हमारा संपर्क टूट चुका है। इस वक्त लगातार आपको बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर कफील खान को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है। एनएसए में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। एनएसए केस में ये बड़ी राहत मिली है। और आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर एक भड़काऊ भाषण डॉक्टर कफील ने दिया था, जिसके बाद उन पर एनएसए लगाया गया था और अब बड़ी राहत मिली है। साथ ही साथ उनके ऊपर से एनएसए हटाया जाए, हाई कोर्ट ने ये बात भी साफ कर दी है। तो एक बड़ी राहत कह सकते हैं डॉक्टर कफील खान के लिए। तो डॉक्टर कफील खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनएसए केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कफील के ऊपर से एनएसए हटाने को कहा है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान को हाई कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल नागरिकता संशोधन बिल को लेकर उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर एनएसए लगाया गया था। सुशील हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सुशील, एक बड़ी राहत मिली है डॉक्टर कफील को। हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको ये बेहद अहम जानकारी लगातार दे रहे हैं। एनएसए केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत डॉक्टर कफील खान को मिली है। और आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान वही हैं जिन्होंने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें उन पर एनएसए लगाया गया था। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने कफील के ऊपर से एनएसए हटाने को कहा है और इसके साथ ही उनकी रिहाई की भी राहत डॉक्टर कफील खान को हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी वाराणसी से मिल रही है। सीधे उसी का रुख करते हैं। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी से अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और लॉकडाउन उल्लंघन और महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि जैतपुरा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है।
लॉकडाउन के उल्लंघन के साथ ही महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज, अजय कुमार लल्लू सहित 10 नामजद किए गए हैं। लॉकडाउन उल्लंघन के साथ ही महामारी अधिनियम में मुकदमा ये दर्ज हुआ है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से दे रहे हैं। लगातार प्रदर्शन और उसके बाद से उन्हें हिरासत में भी लिया गया था और अब उन पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जैतपुरा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। 100 अज्ञात पर भी मुकदमा है, लेकिन अजय कुमार लल्लू सहित 10 लोग नामजद हैं और 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और लॉकडाउन उल्लंघन के साथ ही महामारी अधिनियम में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से जब लॉकडाउन किया गया, उस वक्त लॉकडाउन के कुछ नियम थे, उन नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान था और अब उसी के तहत जानकारी मिल रही है कि अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लॉकडाउन और महामारी एक्ट के तहत लॉकडाउन उल्लंघन के साथ ही महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है और सरकार के खिलाफ काफी मुखर इन दिनों रहे थे अजय कुमार लल्लू, जिन्होंने कई प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अब जानकारी मिल रही है कि अजय कुमार लल्लू सहित 10 लोग नामजद किए गए हैं। 100 लोगों के खिलाफ कुल ये मामला दर्ज हुआ है। तो वाराणसी से बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लॉकडाउन उल्लंघन के साथ ही महामारी अधिनियम में अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जैतपुरा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो जानकारी अभी मिल रही है कि 100 ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है इस अधिनियम के तहत, यानी कि लॉकडाउन उल्लंघन के साथ महामारी अधिनियम के तहत 100 अज्ञात ऐसे लोग हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी कानूनी प्रक्रिया के तहत। साथ ही साथ अजय कुमार लल्लू समेत 10 ऐसे लोग हैं जिन्हें नामजद किया गया है। और अब खबर लखनऊ से, जहां 5 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। पड़ोसी पर गला दबाकर हत्या का आरोप है। घर से 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में शव बरामद किया गया। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है और माल थाना क्षेत्र के मवई गांव की घटना ये बताई जा रही है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, माल थाना क्षेत्र के मवई गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर 5 साल की बच्ची का शव बरामद किया गया है। 5 साल की बच्ची का हत्या का ये मामला है। पड़ोसी पर गला दबाकर हत्या का आरोप है और परिजनों का कहना है कि पहले बच्ची के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या की गई है, क्योंकि घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर झाड़ियों में उसका शव बरामद किया गया है। और माल थाना क्षेत्र के मवई गांव की घटना, जहां पर 5 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राजकीय पॉलिटेक्निक के निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। सहायक अभियंता के सगे भाई को ठेका दिया गया, इसकी जानकारी मिल रही है। बदायूं शाहजहांपुर में पॉलिटेक्निकल निर्माण में घोटाला किया गया है। एफआईआर दर्ज करने और विशेष ऑडिट के आदेश दिए जा चुके हैं। अब इस पूरे मामले की पड़ताल होगी। एई अनिल कुमार पांडे के भाई ललित पांडे को ठेका दिया गया था, जिसकी जानकारी मिली है और अब इस पर पूरी जांच बिठाई जाएगी। आखिर ये मामला क्या है, लेकिन एक बड़ा घोटाले का अंदेशा जताया जा रहा है और इस मामले में जांच का भी आदेश है। कलीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या ये पूरा मामला है, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? कलीम, क्या आपको आवाज मिल पा रही है?
चलिए, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको लगातार ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राजकीय पॉलिटेक्निकल निर्माण में बड़ा घोटाला हुआ है और सहायक अभियंता के सगे भाई को ठेका दिया गया, इसकी जानकारी मिल रही है। बदायूं शाहजहांपुर में पॉलिटेक्निक निर्माण में घोटाला, एफआईआर दर्ज करने और विशेष ऑडिट के आदेश दिए जा चुके हैं। अब इसके मुताबिक जांच की जाएगी। विजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, एक बड़े घोटाले का अंदेशा दिखाई दे रहा है, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर एक एई ने अपने सगे भाई को ही अवैध रूप से ठेका दिया गया है और इसके लिए एफआईआर भी दर्ज हो गई है। प्रदेश में 3 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान को के निर्माणाधीन जो भवन है उसकी गुणवत्ता खराब पाई गई, जिसके बाद कार्यदायी संस्था के बारे में जब चेकिंग हुई तब पता चला कि जो सहायक अभियंता अनिल कुमार पांडे हैं उन्होंने अपने भाई ललित कुमार पांडे को अवैध रूप से ये ठेका दे दिया था। हालांकि इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की गई और इस पूरे मामले की जांच जो है वो अब की जानी है। जिलाधिकारी ने को संबंधित इस पूरे मसले पर जांच दी गई है कि इस पूरे मामले की जांच करके बताए कि क्या हालात है और इसमें किस तरह से पूरी गफलत हुई है। जाहिर है कि जब ये पूरा मामला तब सामने आया जब इसके खराब निर्माण को लेकर के जांच की गई और पूरा निर्माण जो है वो खराब पाया गया। बदायूं शाहजहांपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज भवनों का निर्माण का ये पूरा घपला है, जो कि ये पूरा मामला जो अब सामने आया है। जी, लेकिन विजय, लगातार देखिए भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए चेतावनी भी दी जा रही है, और लेकिन फिर भी अंदर के ही लोग ऐसे हैं जो घोटाले करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं जो घोटालेबाज हैं वो हमेशा ही किसी न किसी रूप में हर सरकार में देखे गए हैं और कोई ना कोई रास्ता वो अपने लिए निकाल ही लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर खुद जो मिली भगत है वो खुद इसमें एक ही दिख रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अपने सगे भाई को अगर इन्होंने ये पूरा ठेका दिलवाया था तो जाहिर है कि इस पूरे ठेके के दौरान जो रिपोर्ट था, जो इसका आवंटन था, जो टैक्स था, वो तमाम सारी चीजें जो थी कहीं ना कहीं उसकी मदद जरूर हुई है और उसकी मदद के चलते ही ये सारा मामला जो है वो सामने आया है। हालांकि मामले की अब जांच जो है वो दी गई है और मुझे लगता है कि जांच के बाद यहाँ पर काफी कुछ साफ हो पाएगा। जी विजय, बने रहिए आप हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे उसी का रुख करते हैं। और मंथन की प्रगति पर मंत्री समूह की बैठक आज है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर मंथन किया जाएगा। दिसंबर 2019 में आईआईएम लखनऊ में मंथन कार्यक्रम हुआ। अध्यक्ष सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में बैठक होगी और आपको बता दें कि सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा इसमें शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। मंथन की प्रगति पर मंत्री समूह की बैठक आज है। विजय हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, मंथन की प्रगति को लेकर बैठक होने वाली है, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, आज मंथन की प्रगति पर मंत्री समूह की बैठक है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में इस समूह का गठन किया गया था और आज मंगलवार और बुधवार को ये बैठक होती है। मंत्री समूह के पिछले साल हुए मंथन कार्यक्रम के तहत हुई प्रगति को लेकर के विभागवार समीक्षा जो है वो की जाती है, जिसमें अर्थव्यवस्था को बढ़ाए जाने को लेकर के इन सभी मंत्री समूहों की जिम्मेदारी थी कि प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रगति किया जा सके, उसको उसमें तेजी लाई जा सके। और इसी वजह से ये 2 दिन पूरी बैठक रखी जाती है और मंगलवार और बुधवार को विभागवार पूरी समीक्षा ये पूरा समूह करता है। इस समूह में एमएससी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, इसके अलावा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी हैं और साथ ही साथ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी इस पूरे संगठन के सदस्य हैं, जो इस पूरे मसले को लेकर के बैठक करेंगे। जी, लेकिन विजय, दूसरी तरफ कल एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें आरबीआई की तरफ से ये संभावना जताई गई है कि महंगाई दर बढ़ सकती है। साथ ही साथ जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी काफी नीचे गई है, 23.9% रह गई है। यानी कि जो मंत्री मंथन करेंगे उनके लिए एक बड़ी चुनौती है इस बार अर्थव्यवस्था। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार अर्थव्यवस्था जो है वो सबके लिए एक बड़ा ही क्या कहते हैं कहा जा सकता है चैलेंजिंग है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किस तरह से अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए और जिस तरह से जीडीपी घटी है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है सबके लिए। और मुझे लगता है कि शायद
यहाँ पर इस मंत्री समूह की जो बैठक है इससे पहले ही रखी गई थी और मंत्री समूह की बैठकों का यही कार्य था कि विभागवार समीक्षा करके जीडीपी पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि एक इस पंचवर्षीय में एक चैलेंज लिया था केंद्र सरकार ने कि जो जीडीपी है उसको तेज करना है, जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाना है। हालांकि कोविड की परेशानी की वजह से जीडीपी बहुत ही तेजी के साथ घटी है, रोजगार जो है घटा है, हालात जो है वो काफी ज्यादा खराब हुए हैं और इस समय जिस तरह से माइनस में हम पहुंच रहे हैं वो स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, क्योंकि इन सब चीज का कहीं ना कहीं नुकसान देश के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था ही नहीं, जाहिर सी बात है रोजगार के साथ साथ में कहीं ना कहीं क्राइम रेट भी इन सब चीजों से काफी ज्यादा बढ़ता है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक चिंतनीय विषय है। मुझे लगता है कि शायद इसको लेकर के आज की जो बैठक है इन्हीं सब विषयों को लेकर के बातचीत की जानी। बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, जय वाजपेयी की 37 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, विकास दुबे का खजांची था जय वाजपेयी और जानकारी मिल रही है कि ब्रह्मनगर में 6 मकान, आर्यनगर के 2 फ्लैट कुर्क किए जाएंगे। पनकी का 2 मंजिला मकान भी कुर्क होगा और सिंहपुर रोड का प्लॉट, स्वरूप नगर का मकान कुर्क होगा। तो जिन संपत्तियों को कुर्क करने की जानकारी है वो आपको दे रहे हैं। जय वाजपेयी की 37 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। विकास दुबे का खजांची था जय वाजपेयी। ब्रह्मनगर में 6 मकान, आर्यनगर के 2 फ्लैट जो कि कुर्क किए जाएंगे और इसके साथ ही पनकी का 2 मंजिला मकान कुर्क होगा। राहुल वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल वाजपेयी, राहुल, जिस तरीके से लगातार इस मामले में जय वाजपेयी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्या अब अंदेशा लगाया जा रहा है 37 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी, इसकी जानकारी है क्या? डिटेल इस वक्त आपके पास। जी देखिए जय, मैं बता दूं आपको कि जय वाजपेयी वो था जो विकास दुबे, कुख्यात विकास दुबे की कहीं ना कहीं पैसे से मदद करता था और उसने इसी तरीके से अवैध संपत्ति बनाई थी जिनको 37 करोड़ का आकलन किया गया है, जिसका जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा अब इनको कुर्क करने की तैयारी कर ली गई है। मैं बता दूं करीब 11 संपत्तियां हैं, जिसमें ब्रह्मनगर के उसके 6 मकान शामिल हैं। इसके अलावा आर्यनगर के 2 फ्लैट शामिल हैं, पनकी में 2 मंजिला मकान है, सिंहपुर रोड पे प्लाट है और स्वरूप नगर का मकान कुर्क होगा। ये इसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है। जल्द ही इस पे कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं अवैध रूप से ये संपत्तियां बनाई थी जय वाजपेयी ने और विकास दुबे का मददगार था, खजांची था, जिस वजह से ये कार्रवाई हुई है। जी बहुत शुक्रिया राहुल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी पर एक बड़ी कार्रवाई और इसके मुताबिक 37 करोड़ की संपत्ति जय वाजपेयी की कुर्क होगी। आपको बता दें कि कई ऐसे उसके फ्लैट हैं, प्लॉट हैं जिसे कुर्क करने का आदेश है। और इस वक्त एक और आपको खबर बता दें, लखनऊ से बुजुर्ग की निर्मम हत्या से सनसनी का माहौल। नशे में धुत संदीप उर्फ छोटू ने हत्या की। छठा मिल के सैदपुर गांव में हत्याकांड, ईंट से कुचलकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मडियाव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छठा मिल के सैदपुर गांव में हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है और ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतारा गया है। हत्या के बाद से सनसनी का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ अब आरोपी से करेगी, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुजुर्ग की निर्मम हत्या क्यों की गई, क्या इसके पीछे वजह थी, अब ये जानकारी जुटाई जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि नशे में धुत संदीप उर्फ छोटू ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और अब खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर में सरपदहा थाना क्षेत्र के सुईथा कला गांव में किन्नर बनकर पैसे मांगने वाले 2 युवकों को उस समय महंगा पड़ा जब असली किन्नरों ने उन्हें पकड़ लिया। किन्नरों ने 2 युवकों की पिटाई कर गांव वालों के बीच उनका सर मुंडवाया और पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय थोड़ी ही देर में सभी को छोड़ दिया। और पकड़े गए नकली किन्नरों ने बताया कि उनका एक गिरोह चलता है जो किन्नर बनकर लोगों के घर पर बधाई मांगने के लिए जाता है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब दोनों युवक पकड़े गए तो उनके साथ क्या सलूक हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
दोनों का सिर मुंडवाया गया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं की, बल्कि सभी को छोड़ दिया गया। लेकिन इन युवकों ने ये खुलासा किया है कि इनका एक बड़ा गिरोह चलता है और वो लोगों के घर पहुंचकर बधाई मांगता है, लेकिन जब असली किन्नरों की चपेट में ये आए तो इनके साथ ऐसा सलूक हुआ। अब खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में 4 साल के बच्चे का अपहरण हो गया, लेकिन कुछ ही घंटे में पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। मामला विजयनगर के सुदामापुरी का बताया जा रहा है। बच्चे के पिता का कहना है कि उनके घर के एक हिस्से में किराएदार रहता है। उसी किराएदार ने मामूली से विवाद के बाद बच्चे का अपहरण किया था। बच्चे को नोएडा ले जाकर एक खाली मकान में रखा गया था। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जिसके बाद आरोपी किरदार को गिरफ्तार किया गया है। बच्चे को उसके परिवार से वापस मिलवा दिया गया है। बच्चे के पिता ने पुलिस का धन्यवाद किया। और अब खबर गोंडा से है, जहां गोंडा की तरफ गंज तहसील में घाघरा नदी खतरे के निशान से जैसे जैसे नीचे जा रही है, वैसे ही वैसे कटान तेजी से होते जा रहा है, जिसकी वजह से अब घाघरा नदी किनारे सैकड़ों बीघा फसल नदी में समाहित हो रही है। केवटाही सहित एली परसोली के आधे दर्जन से अधिक गांव नदी की धारा में विलीन हो चुके हैं। घाघरा के कटान के कारण आसपास के ग्रामीण गांवों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। कुछ लोग बंधों पर शरण ले लिए हैं, और जबकि प्राथमिक विद्यालय एली परसोली माझा किनारे नदी कटान करते पहुंच गई है, जिससे कि स्कूल के अस्तित्व को भी खतरा है और ग्रामीण घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तो बाढ़ के बाद ये तस्वीरें देखिए, जब यहाँ से पानी निकल रहा है तो तस्वीरें किस तरीके की सामने आ रही है। नदी किनारे सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुका है। यहाँ के कई बाशिंदे सुरक्षित स्थान पर अपने परिवार के साथ चले गए हैं, लेकिन स्कूल को भी खतरा है। स्कूलों पर भी अब खतरा मंडराता दिख रहा है। वहीं मुरादाबाद से अब खबर है, रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर निलंबित किया गया है। आरोपी पक्ष से 10,000 रुपए लेने का उस पर आरोप, और एसआई प्रेम शंकर को एसएसपी ने निलंबित किया है। रिश्वत लेने का वीडियो भी वायरल हुआ था, और आपको बता दें कि सीओ बिलारी की जांच के बाद ही कार्रवाई ये हुई थी। बिलारी कोतवाली में तैनात था सब इंस्पेक्टर। तो रिश्वतखोरी का मामला सामने आया था, और ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं इसके हाथ में रुपए। और इसके बाद जब मामले की जांच हुई तो ये पूरा मामला साफ हुआ। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ, संज्ञान लिया गया। सीओ बिलारी की जांच के बाद कार्रवाई की गई थी। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद की कवि नगर इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कॉलोनी में खड़ी दूसरी कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई फुट ऊंची उछल गई। दोनों कारें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। यही नहीं, पास में खड़ी हुई एक तीसरी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। हैरत की बात यह है कि टक्कर मारने वाली कार को 3 नाबालिग चला रहे थे, जिनके नशे में होने की बात सामने आई है। इसी कार पर पीछे की तरफ भारत सरकार भी लिखा हुआ था। जानकारी से पता अभी चल रहा है कि फर्जी तौर पर रौब जमाने के लिए गाड़ी पर भारत सरकार का फर्जी स्टिकर लगाया गया था। जिस समय घटना हुई उस समय पास में आईजीएल के 3 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनकी जान हादसे में बाल बाल बची है। पुलिस ने गाड़ी चला रहे 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। और चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।